और करुणानिधि को खत्म करने के लिए जयललिता सीधा आएंगी इधर। तो अब ये समझ के चलिए कि जयललिता और जगनमोहन रेड्डी को वहां खत्म करने के लिए जगनमोहन आएंगे साथ में, चूंकि एनडीए का गठबंधन चंद्रबाबू नायडू से हो गया है। और आप एक और देखिए, मोदी के विजन में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। अभी मैं स्पष्ट कहूंगा कि मुस्लिम वोट के लिए ममता बनर्जी जितना ही चिल्ला रही हो, मोदी पे हमला कर रही हो, वो आने वाली है। रेल का बहुत बड़ा नेटवर्क, और ये रेलवे बिल्कुल आप ये समझिए कि ममता बनर्जी के हिसाब से होने वाला है। ये प्लान भी उनका भी है, प्लान भी सिर्फ कांग्रेस का नहीं है। तो बदले की राजनीति वो भी करेंगे, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो बात ये कह रहे हैं उसमें एक बात समझ लीजिए कि ठीक है, जयललिता का आना मुश्किल हो सकता है, या उनको तो आसान कह रहे हैं उनके लिए कांग्रेस में, लेकिन ममता इसलिए आएंगी और नहीं अभी आएंगी तो आउटसाइड सपोर्ट देंगी कि उनके यहाँ असेंबली इलेक्शन है और आपको मालूम है मुस्लिम वोट का परसेंटेज क्या है। तो पूर्णिमा जो बात करेंगे न्यूट्रल रहेंगी, नहीं, मुझे नहीं लगता है कि वो एनडीए की तरफ जाएंगी या न्यूट्रल रहने की कोशिश करेंगी। उनको अगर अगला असेंबली इलेक्शन जीतना है, और ये भी याद रखिए कि जो पहला असेंबली इलेक्शन ममता ने जीता था तो उनकी ग्राउंड अब थोड़ी कमजोर हो गई है, तो उनको चाहिए कि मुस्लिम माइनॉरिटी वोट जो है उनकी तरफ जाए, तो ऐसे में वो बीजेपी की तरफ जाती हुई नहीं दिख रही है। दूसरी बात यह कि अगर बिहार से बात करें तो अभी ये स्थिति है कि लालू प्रसाद यादव इमर्ज कर रहे हैं एज नंबर 1, और उसके बाद नीतीश जी की जो स्थिति है बहुत छोटी हो जाएगी, तो इनसिग्निफिकेंट प्लेयर हो जाएंगे। उसी तरह से अगर आप उत्तर प्रदेश में देखें तो उत्तर प्रदेश में भी अगर जो स्थिति बन रही है 3 वे अगर स्प्लिट होता है वोट, तो बहुत मार्जिनल लोग होंगे। तो मायावती ये हाइपोथेसिस बताइए उस वक्त में है जब आप दिमाग में एक फिगर लेके चल रहे हैं कि किसके पास कितने सीटें आ रही हैं। ये बताइए कि क्या मायावती जी का जो काम करने का तरीका है, जैसे मायावती को हमने देखा है, क्या कभी भी मायावती नरेंद्र मोदी के साथ कंफर्टेबल हो सकती है? मुझे ऐसा नहीं लगता है। दिनेश जी, एक इसमें हिस्टोरिकल फैक्ट हम देख लें, बीजेपी के लिए पोस्ट इलेक्शन अलायंस बहुत मुश्किल होता है। एक की भी कमी होती है, 13 दिन में अटल जी की सरकार गिर गई, 4 सीटों से हर्षवर्धन रह गए बनाने से, तो जो प्री पोल ये स्टिच कर लेते हैं उसके बाद शिकायत आ रही है। बद्री साहब बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, हम लोग फिर स्टूडियो में रह रहे हैं। बद्री साहब बात सुन लें। जी मैं बोलूं प्लीज? हेलो, मैं बोलूं प्लीज? हेलो, हाँ कहिए। मैं ये कहना चाह रहा था दिनेश जी, मैं ये कहना चाह रहा था, जिन संभावनाओं के आधार पर हम लोग मोदी की सरकार बनवा रहे हैं, उन्हीं संभावनाओं के आधार पर हम क्यों नहीं ये मान रहे हैं कि थर्ड फ्रंट भी बन सकता है? अगर और जिस संभावना के आधार पर कांग्रेस को हारता हुआ दिखा रहे हैं, अगर राजनीतिक संभावनाओं का खेल है तो। और दूसरा, इतिहास में कभी कभी आप ही ने कहा इत्तेफाक, सुखद इत्तेफाक होते हैं, और वो इत्तेफाक समाज की एक बड़ी संख्या के भाग्य से भी होते हैं, जैसे, और उसको हम लोग कहते हैं विरुद्धों का सामंजस्य। कई बार विरुद्धों का सामंजस्य हो जाता है, तो जिनको आप विरुद्ध दिखा रहे हैं, हो सकता है उनका सामंजस्य एक बड़े सवाल पर हो जाए। और ऐसा बद्री साहब, किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा, लेकिन एक बात होती है राइटिंग ऑन द वॉल, क्या उसको पढ़ने से भी आंखें मूंदी जा रही हैं? और दूसरा ये कि कई बार सलाहकार कहते हैं कि ऐसे होते हैं कि वो गेबल बन जाते हैं और आपको आखिरी वक्त तक ये यकीन दिलाते रहते हैं कि नहीं बर्लिन का कुछ नहीं होने वाला, और फिर किसी हिटलर को ये पता चलता है कि अरे ये हकीकत तो कुछ और थी। आइए निष्कर्ष की तरफ बढ़े। आज का सार मेरे हिसाब से बीजेपी 200 से ऊपर गई तो बीजेपी सेक्युलर हो जाती है, और 200 से नीचे बीजेपी कम्युनल है। मुझे लगता है कि अस्पृश्यता जो पहले बीजेपी या नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ी हुई थी, अब आपने देखा कि 2002 में जो रामविलास पासवान पार्टी को छोड़कर, एनडीए को छोड़कर गए थे, वो वापस आते हैं। रामकृपाल यादव, साबिर अली, एमजे अकबर, आज जहां लगता है जो जीता वो सिकंदर, उसकी तरफ जा रहे हैं। और यही कहीं ना कहीं होगा कि जिसकी तरफ पलड़ा भारी होगा उस तरफ ज्यादा से ज्यादा एलाइज जाएंगे। मतलब इन वे आप ये कह रहे हैं कि 220 के ऊपर आ रही है जी? दिनेश, मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस की अगर बात करें और वो तीसरे अल्टरनेटिव की बात सोच रही है कि किसी तरह से कोई थर्ड फ्रंट की गवर्नमेंट बना दें, तो हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि यही है राइट चॉइस बेबी, और यही कांग्रेस के लिए अभी मुनासिब भी है कि खुद अगर हार रहे हैं और उनको अपना राजनीति करना है, राजनीति चलानी है, तो किसी तरह से भी बीजेपी की सरकार बनने से रोकना है। और उसके लिए राइट चॉइस ये है कि वो किसी थर्ड फ्रंट की या कोई ऐसी गवर्नमेंट बनाए जिसमें बाहर से सपोर्ट करें या जो भी स्थिति बने। बाहर से सपोर्ट करने का एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल हम देख चुके हैं कि 46 सीटें लाकर भी जनता दल में देवेगौड़ा को उन्होंने पंप कर दिया था, और डेमोक्रेसी के लिए बहुत खराब है। क्या हो सकता है? कांग्रेस की राजनीति में कुछ भी संभव है, लेकिन इस बार उसका सबसे बड़ा डर यह है कि सामने मोदी। जी पूर्णिमा जी। जी, इस बार अगर ये एक हाइपोथेसिस लेकर हम चले कि
बीजेपी की या एनडीए की सरकार नहीं बन रही, तो जो कांग्रेस है वो जोड़ तोड़ के खेल की बहुत अच्छी एक्सपर्ट है, तो वो कुछ ना कुछ करके वो इधर की ईंट इधर का रोड़ा लेके वो एक कुनबा खड़ा कर देगी, ये संभव है। तो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति में कुनबा जोड़ा हो सकता है, वो सिचुएशन सामने। तो बद्री ये माने कि ऑपोजिशन में नहीं बैठेगी और कुनबा जोड़ ही लेगी, जैसी पूर्णिमा जी कह रही? नहीं, वो हो सकता है, और वो जब वो जोड़ेगी तभी अपोजिशन में बैठेगी, क्योंकि कांग्रेस का भविष्य अगर हारती है तो अपोजिशन ही है, और अपोजिशन से एक नई पार्टी बनाने का है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं निष्कर्ष के रूप में कि भारतीय राजनीति संक्रमण के दौर से गुजर रही है, और इसमें जो जीता हुआ है वो जीत के भी हार सकता है और हारकर भी जीत सकता है। बाजीगर फिल्म याद दिलाते हैं आपने, हारकर भी जीत सकती है कांग्रेस, ये मैं निष्कर्ष के रूप में कहना चाहता हूं। अरविंद साहब, देखिए, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। अगर एनडीए के 220 सीट क्रॉस करती है तो आप ये मानिए कि नए अलाइज आएंगे और उनका नंबर अलाइज के साथ 300 क्रॉस कर जाएगा। तो ये होगा तो वैसा होगा। इस समय आप लाख कोशिश कर लीजिए, लेकिन आप अपने दिमाग में एक फिगर बनने से अपने आप को नहीं रोक सकते। आपके दिमाग में वो आंकड़ा आ रहा है और उससे जुड़ी हुई ये तमाम संभावनाएं भी आ रही हैं। क्या होगा ये तो जाहिर है, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ये शर्त है कि अंदाजे लगाने से कोई खुद को नहीं रोक पा रहा है। बहुत धन्यवाद हमारे मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। निष्कर्ष में कल फिर एक अहम